इम्पोर्टेंट पनिशमेंट्स थी वो कल अपने कवर कर चुके थे। आज दो टॉपिक हैं वैसे तो। एक तो है कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन बोल दो या फिर क्या क्या चीजें सीज हो सकती हैं, सीज बोल दो। एंड उससे रिलेटेड प्रक्रिया, भाई सीज करने की पावर किसके पास है, क्या उसके खिलाफ अपील हो सकती है नहीं, ये सब कुछ एक बातें जो आपके चलती है सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 47D तक। दूसरा पॉइंट है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग मतलब कि भाई एक तरह से समझौता। समझौता समझौता हो सकता है, नहीं हो सकता, किसके पास पावर है, ये कुछ एक चीजें सेक्शन 48। देन उसके बाद छोटे मोटे एक मतलब मिसलेनियस टाइप्स ही अपने पनिशमेंट पढ़ेंगे जो अपनी कल रह गई थी, जिसके अंदर अपने को जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है सेक्शन 49A। ये कुछ एक आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है आज का अपना, कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। देन अपना एक्साइज एक्ट खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं कन्फिस्केशन के ऊपर। कन्फिस्केशन हो गया या फिर सीज बोल दो। एक चीज ध्यान रखना, कन्फिस्केशन को लेकर अगर वैसे बात करें तो सेक्शन 46 है। सेक्शन 46 बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के अंदर ऑफेंस करता है तो उसके पास जो भी मिलता है, कोई दारू मिलती है, जो दारू बनाने का सामान मिलता है, जो भी उसके मान लीजिए कि उसके पास इक्विपमेंट मिलते हैं, वो सब सीज हो सकते हैं। तो सेक्शन 46 क्या देता है, पावर देता है टू सीज इंटॉक्सिकेंट, दारू ड्रग्स ये सब। पावर देता है उन सब यूटेंसिल्स या फिर मटेरियल को सीज करने की। वो कहता है भाई ऑफेंस अगर किसी पर्सन ने किया है तो उसके पास जो भी सामान मिलता है उसको हम सीज कर सकते हैं। ये तो ठीक है। सेक्शन 46 आपके सिर्फ प्री में आएगा, जो ये भी पूछ सकता है भाई कौन से सेक्शन के अंदर कन्फिस्केशन की बात है, 46। अब आ जाओ, कन्फिस्केशन की पावर किसके पास है। तो ध्यान रखना, पहले तो कन्फिस्केशन की पावर एक ही पर्सन के पास होती थी, जो होता था मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो उस केस को ट्रायल करता था, वो सीज कर सकता था सामान को। पर अब अमेंडमेंट हुआ जिसके बाद पावर दे दी गई है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को भी, पावर दे दी गई है कलेक्टर को भी। अब ध्यान देना, सामान को सीज करने की पावर किसके पास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पास भी है, कलेक्टर के पास भी है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो बोल सकता है अगर केस उसके पास आता है, मतलब ड्यूरिंग ट्रायल बोल सकता है। जब उसको केस रिपोर्ट किया जाएगा ना, वो तब बोल सकता है कि सामान सीज किया जाए। ये जो एक्साइज ऑफिसर है, ये कलेक्टर है, ये जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तब बोल सकते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लेकर कोई ज्यादा बात नहीं, बस इतनी सी बात बोलिए भाई उसको केस बताया जाता है तो वो सामान जो भी सीज किया जाएगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और अगर कोई सामान सीज नहीं किया गया है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि इस चीज को सीज किया जाए। बात खत्म। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर के पावर के बारे में कई बातें बताई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर के बारे में जो पहली बात बोली गई है कि भाई कौन से सेक्शन में इनके पास पावर है, सेक्शन 47A। सेक्शन 47A। बट डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर जो है, अगर वो किसी सामान को सीज करने की बात बोलते हैं तो क्या उस ऑर्डर के खिलाफ अपील हो सकती है क्या? क्या अपील हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। किसको होगी? सेशन कोर्ट को। आपके घर पे एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापा मारा, उन्होंने आपका घर का कोई सामान सीज कर लिया, तो आप अपील में जा सकते हैं। किसके पास? सेशन कोर्ट। कब जा सकते हैं? अगर ऑर्डर किसने किया है? डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर ने। उसके ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं सेशन कोर्ट को। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज। देन कम्स रिवीजन। ये क्या है जी? जो अपीलेट कोर्ट है ना, ये जो मान लो सेशन कोर्ट है, इसने अपील में ऑर्डर पास किया है, तो ये जो अपीलेट कोर्ट है, इसका जो ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील हो सकती है क्या? उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, सिर्फ रिवीजन हो सकता है।
क्या हो सकता है? रिवीजन हो सकता है। आप दोबारा एप्लीकेशन डाल सकते हो कि सर इसको रिवीजन करिए। आप क्या कर सकते हैं कि सर इसको रिवीजन करिए। यस, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो एक बार ध्यान दे देना। सॉरी हाँ, एक बार ध्यान दे देना। पहला, कन्फिस्केशन या फिर सामान को सीज करने को लेकर सेक्शन 46 पावर देता है कि आप किसी भी चीज को, मतलब पावर देता है दो लोगों को, मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर को, कलेक्टर को। सेक्शन 46 पावर के बारे में बात नहीं बोलता, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के अंदर ऑफेंस करता है तो उसके पास जो भी मटेरियल पाया जाता है, जो भी दारू पाई जाती है, उसको सीज किया जा सकता है। सेक्शन तो सीज करने की पावर दो लोगों के पास है, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, एक है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर के पास। देखिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो तब ऑर्डर करता है जब उसके पास केस आता है, मतलब ट्रायल के दौरान वो बोल सकता है कि भाई इसको सीज किया जाए, ये सब चीजें वो ऑर्डर कर सकता है। एक, ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर जो है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर मान लीजिए उसने खुद ने छापा मारा है तो वो सामान को सीज कर सकता है। ठीक है, एक चीज। अब आती है बात जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लेकर, तो बस इतना ही है भी केस अगर उसके पास आता है तो वो सीज का ऑर्डर कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, कलेक्टर जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑर्डर कर सकते हैं सीज करने को। जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर जो ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ अपील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसको अपील होगी? कलेक्टर को। किसको होगी? कलेक्टर को। चाहे कलेक्टर ने भी ऑर्डर किया है तब भी अपील कलेक्टर को ही होगी। अपील कितने दिनों में होगी? 30 दिनों में होगी। अब ध्यान देना, कलेक्टर जो भी ऑर्डर पास करता है अपील के अंदर, क्या उसके आगे फिलहाल उसके, मतलब कलेक्टर ने जो भी ऑर्डर अपील में पास किया, क्या उसके खिलाफ आगे अपील हो सकती है? नहीं। उसके खिलाफ फिर एक रिवीजन का प्रावधान है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर जो सीज का ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो। किसको? कलेक्टर को। कलेक्टर जो भी ऑर्डर पास करता है उसके खिलाफ आगे अपील नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन का प्रावधान है। और रिवीजन आप किसको जा सकते हो? सेशन कोर्ट को। किसको? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के पास आप रिवीजन में जा सकते हो विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज। और एक चीज और याद रख लेना, जब भी सीज को लेकर प्रक्रिया चल रही है बिफोर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या फिर कलेक्टर, तब कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर पहले से प्रक्रिया चल रही है। तो पहले कोर्ट वहां, जो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर है या कलेक्टर जो प्रक्रिया चला रहा है सीज को लेकर, वहां चलने देगी। कोर्ट बीच में अपना कोई भी ऑर्डर या पास नहीं करेगी। तो सीज को लेकर सेक्शन 46, पावर को लेकर दो सेक्शन है, विच इज सेक्शन 47 जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 47A डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर कलेक्टर। अपील को लेकर 47B कि ये लोग जो भी ऑर्डर पास करते हैं उसके खिलाफ अपील हो सकती है। रिवीजन को लेकर 47C की अपील में जो भी ऑर्डर पास हुआ उसके खिलाफ रिवीजन हो सकती है पर फर्दर अपील नहीं होगी। एंड देन इज 47D की अगर प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या फिर कलेक्टर के सामने चल रही है तो उसके उस समय कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। ये मोटा मोटा है कन्फिस्केशन को लेकर। इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मार्क कर लेना 47A, 47B, 47C। अपील किसको होगी, कितने दिनों में होगी, अपील के आगे फर्दर अपील हो सकती है नहीं, रिवीजन किसको होगी, कितने दिनों में होगी, ये कुछ एक चीजें हैं। अब आ जाइए दूसरा टॉपिक विच इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग का मतलब होता है समझौता, जिसको लेकर एक ही सेक्शन है जो है सेक्शन 48। सिंपल सा है कि भाई इस एक्ट के अंदर अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस जो हुआ है अंडर दिस एक्ट, उसको कंपाउंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझौता कर सकते हो। अब बात आती है समझौता करने की पावर किसके पास है। तो ध्यान रखना, समझौता करने की पावर है एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर, इनके पास समझौता करने की पावर है। अब आगे की बात आती है भैया, हाँ अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं, पहले एक बार इसको ना अपने फ्रेम कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं फिर दोबारा रिपीट कर देंगे।
ऑफेंस इस एक्ट के अंदर अगर मान लीजिए मेरे पे मैंने छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट में कोई ऑफेंस किया तो मेरा और सरकार के बीच में समझौता हो सकता है। समझौता करने की पावर किसके पास है? कमिश्नर और कलेक्टर के पास। अब बात आती है अगर वो समझौता करना चाहेंगे तो क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर समझौता करना चाहते हैं तो कंडीशन ये है कि मुझे बोल सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, टू पे मनी नॉट मोर देन ₹10,000। 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा सकते हैं और मुझे छोड़ सकते हैं कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर आगे केस नहीं चलाएंगे। एक चीज ये है। दूसरा, अगर मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी सीज कर रखी है तो ऑर्डर कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे, कितना? प्रॉपर्टी की वैल्यू पे कर दो। मुझ पे पेनल्टी लगाकर छोड़ा जा सकता है, एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी सीज कर रखी है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भरवाकर समझौता हो सकता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू जितनी है उतना पे कर दो, हम समझौता कर लेंगे। तो ध्यान देना, क्या समझौता हो सकता है? हो सकता है। किसके पास पावर है? एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर। क्या कंडीशन पे? कंडीशन ये है कि मुझ पे पेनल्टी लगा देंगे, कितनी? 10,000 से ज्यादा नहीं, और समझौता कर लेंगे। मतलब समझौता मतलब है केस खत्म, बंद हो जाएगा वहीं पे। या फिर अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी सीज कर रखी है तो मुझे बोल देंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू पे कर दो और आप जा सकते हो। दिस इज सेक्शन 48। अब ध्यान देना, दो टॉपिक आज के, हालांकि अभी एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है वो अपने पढ़ेंगे। दो टॉपिक आज के। पहला, क्या जो सामान है वो सीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी दारू किसी के पास पकड़ी जाती है, दारू बनाने का सामान पकड़ा जाता है, बर्तन पकड़े जाते हैं, मटेरियल पकड़ा जाता है, उसको सीज किया जा सकता है। सेक्शन 46 ये पावर देता है। सीज करने की पावर किसके पास है? देखिए, पहली चीज, सीज करने की पावर दो लोगों के पास है। मजिस्ट्रेट जिसके पास केस चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर। भाई अगर केस मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है सामान को सीज किया जाए, ठीक है, 47 में। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, कलेक्टर है, ये भी ऑर्डर कर सकते हैं सामान को सीज करने को लेकर। मान लीजिए केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है या फिर वो कहीं पर रेड मारते हैं, कोई छापा मारते हैं, तो वहां पर भी वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इस सामान को सीज किया जाए। अब आती है बात, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लेकर आगे कोई प्रावधान नहीं है, पर कलेक्टर और इनको लेकर बात बोली गई है कि कलेक्टर या ये लोग अगर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर अगर बोलते हैं कि सामान सीज किया जाए तो क्या उसके खिलाफ अपील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किसको होगी? कलेक्टर को ही अपील होगी। ये ध्यान देना। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, अगर कलेक्टर ने भी ऑर्डर किया ना तो भी आप अपील में अगर जाना चाहते हो तो कलेक्टर के पास ही जाओगे। कितने दिनों में? 30 दिनों में। पर आपने अपील की कलेक्टर को, मान लो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर ने सामान सीज करने का ऑर्डर किया, आपने अपील की कलेक्टर को, कलेक्टर ने ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं सामान तो सीज होगा। अब आप उससे आगे अपील में नहीं जाओगे, विच मीन्स आप फर्स्ट अपील में जा सकते हो, सेकंड अपील नहीं होती। सेकंड अपील नाम की कोई चीज नहीं होती यहां, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अपील के अंदर जो भी ऑर्डर पास किया गया है उसके खिलाफ आप सिर्फ रिवीजन में जा सकते हो। रिवीजन में किसके पास जाओगे? सेशन कोर्ट के पास। कितने दिनों में? 30 दिन में। तो सीजर, सामान को सीज करने की प्रक्रिया दो लोगों के पास चल सकती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर। जब भी प्रक्रिया एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर के सामने चलेगी, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। उस समय कोर्ट अपने सामने सीजर की, कन्फिस्केशन की प्रक्रिया नहीं चलाएगी। दिस इज कन्फिस्केशन। अब आ जाइए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को लेकर सिंपल सा है। क्या ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किसके पास पावर है कंपाउंड करने की? दो लोग, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। कंपाउंडिंग का मतलब होता है समझौता, मतलब समझौता हो जाएगा, केस बंद हो जाएगा। समझौता करके केस बंद हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, सेक्शन 48 में पावर दी गई है। एक्साइज कमिश्नर को और कलेक्टर को कहा गया है कि आप पार्टी के साथ समझौता करके केस बंद कर सकते हो। क्या कंडीशन है? आप पार्टी को बोल देना कि उसको उस पर पेनल्टी लगा लेना, कितनी? मैक्सिमम 10,000, और समझौता कर लेना। या फिर अगर आपने कोई सामान सीज कर रखा है जैसे 46 में, तो फिर आप उसका जो सामान सीज कर रखा है उतना पैसा पे करवा लेना सामान का, एंड देन आप उसके साथ समझौता कर लेना। दिस इज कन्फिस्केशन एंड कंपाउंडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब दो पनिशमेंट है जो अपने ने कल नहीं पढ़ी थी, दो पनिशमेंट है जो ध्यान दे देना। पनिशमेंट, बाकी तो अपने ने लगभग सारा पढ़ दिया। सेक्शन 49, ध्यान देना। अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है बाय ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट,
अब ये ऑफेंस क्या हो सकता है? भाई मान लीजिए वो जानबूझ के आपके घर पे छापा मारते हैं, आपको तंग करते हैं, आपके ऊपर झूठा केस करते हैं, या बोले इस एक्ट की जो पावर्स है उसका मिसयूज करते हैं, तो उनको सेक्शन 49 में पनिश किया जा सकता है। ऑफेंस का मतलब क्या है? मिसयूज ऑफ पावर, उनको पनिश किया जा सकता है। कितनी पनिशमेंट लगाई जा सकती है? तो पनिशमेंट ध्यान रख लेना, अप टू 3 मंथ, फाइन अप टू 500 रुपीज और बोथ। अब ध्यान देना, हालांकि ये पनिशमेंट पूछना बहुत कम चांसेस है। सेक्शन 49 से कनेक्टेड है दो सेक्शन, सेक्शन 67, सेक्शन 68। सेक्शन 67 कहता है कि जो इस एक्ट के जो ऑफिसर हैं वो अगर कोई भी एक्ट गुड फेथ में करते हैं, मतलब कहीं से भी बैड इंटेंशन प्रूव नहीं होता, वो लायबल नहीं होंगे। कोई भी एक्ट उन्होंने गुड फेथ में किया है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है ऑफिसर को लेकर, भाई इस एक्ट के जो ऑफिसर है अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं, मतलब पावर का मिसयूज करते हैं, कितनी पनिशमेंट? अगर एक्ट गुड फेथ में है तो लायबल नहीं होंगे सेक्शन 67। उसके बाद केस कितने टाइम में कर सकते हो? जो आप कंप्लेंट फाइल करोगे वो कितने टाइम में? कंप्लेंट फाइल करोगे विद इन 6 मंथ, जो भी उन्होंने ऑफेंस किया है ना उसके 6 महीने। अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, क्या जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं उनको पनिश किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कितने टाइम में कंप्लेंट का फाइल करनी है? 6 महीने में। एक चीज बस यहां से इतना पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं है। अब हाँ जी, नहीं सेशन कोर्ट में अपील के भी 30 दिन है, रिवीजन के भी 30 दिन है। दोबारा बता देता हूं कि भाई मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर ने सामान सीज करने का ऑर्डर पास किया, तो आप 30 दिनों, ऑर्डर के 30 दिनों में आप अपील में जा सकते हो। अपील के अंदर जो भी ऑर्डर पास हुआ है उसके 30 दिनों में आप रिवीजन में जा सकते हो। 30 दिन का आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, जब आप अपील कर सकते हो, जब आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। ठीक है, दिस इज एक पनिशमेंट। अब आ जाइए, एक और पनिशमेंट है सेक्शन 49A, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। सेक्शन 49A ये क्या है? ये ऐसा है, अगर किसी भी आदमी के पास कोई ऐसी इंटॉक्सिकेंट बनाता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, जो क्या है? डीनेचर्ड है। डीनेचर्ड मतलब अनफिट है फॉर ह्यूमन। ये बात प्रूव हो जाती है कि मान लीजिए उस बंदे के पास दारू पाई गई जो डीनेचर्ड है, उसने उसके ऊपर केस लगा कि सर इसने ऐसी दारू बनाई है जो डीनेचर्ड है, सर ये ऐसी दारू इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है जो डीनेचर्ड है, तब 49A लगेगा। आप मतलब किसी भी कोई भी पर्सन ऐसे किसी ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस लग रहा हो जिसके अंदर उसके पास जो भी दारू ड्रग्स पाया जाता है वो अनफिट है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब वो एक तरह से जहर है उनके लिए, तो सेक्शन 49A लगेगा। और उसके अंदर पनिशमेंट कितनी होगी? 3 ब्रैकेट है। पहला 2 महीने से 2 साल, दूसरा 4 महीने से 4 साल, तीसरा 2 साल से 10 साल। कहां गया? 2 साल से 10 साल। एंड फाइन तो सब में है, एंड फाइन, एंड फाइन, एंड फाइन, ये आ सकता है, ध्यान रखना। ये कब लगता है? अगर उसके पास सिर्फ दारू पाई जाती है, अनफिट या डीनेचर्ड दारू मिलती है, और अगर ये हो जाता है कि इसकी दारू ने किसी को इंजरी कोज की है, तो फिर ये ब्रैकेट लगेगा। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि इसकी दारू ने किसी की डेथ कोज की है, जैसे कि कई बार अपने केस नहीं पढ़ते कि 2 लोग 4 लोग दारू पीने मतलब नकली दारू पीने की वजह से मर गए, डेथ हो गई उनकी, तो उस पर कौन सा सेक्शन लगेगा? अगर छत्तीसगढ़ का केस होगा तो 49A, और सजा कौन सी होगी? ये वाली। 2 लोग 4 लोगों ने नकली दारू पी जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने पे उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर वो जान से बच गए, पर इंजरी हुई है ना, तो उस केस में उनको दूसरा ब्रैकेट लगेगा। तो ये एक पनिशमेंट है। हाँ जी, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यस, डी नेचर 49A अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जिसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि भाई ऐसा है, कोई भी ऐसी चीज, मतलब अगर ऐसा आ जाता है केस
49A स्पेसिफिकली जोड़ा गया था कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है जिसके अंदर कोई बंदे के पास दारू पाई जाती है, दारू बना रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर दारू को इस तरह से वो मिक्स कर रहा है, कुछ भी ऑफेंस कर रहा है जिसके अंदर जो भी उसके पास इंटॉक्सिकेंट दारू ड्रग्स जो भी पाई जाती है वो डीनेचर्ड होती है, तब हम 49A लगाएंगे, 49A के हिसाब से पनिश करेंगे। ये 49A है। तो आज की क्लास वैसे तो अपनी इतनी ही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि आपको पनिशमेंट की लिस्ट मिल जाएगी, अमेंडमेंट की लिस्ट मिल जाएगी इस एक्ट की, ठीक है। कौन सा सेक्शन में अगर अमेंडमेंट हुई है तो कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट, ये मत याद करने लग जाना भाई अमेंडमेंट क्या हुई है, नहीं। जैसे मान लो इसके अंदर कई सेक्शन नंबर बहुत ऐसे हैं, 47A, अभी करवा देता हूँ ना मैं, 1 मिनट पहले ये बात कर लें, ठीक है। जैसे कि 47A है या मान लो 49A है, ऐसे ही पढ़ने हैं, ये मत करने लग जाना कि हाँ बिल्कुल एक्साइज एक्ट खत्म हो गया, ये मत करने लग जाना कि ना इसके अंदर क्या अमेंडमेंट हुई है, पनिशमेंट्स जो चेंज हुई है वो पहले क्या थी, नहीं, इतना नहीं करना, बिल्कुल बेसिक। और आपको लिस्ट दी जाएगी पनिशमेंट की, उस हिसाब से लिस्ट को याद कर लेना, पनिशमेंट को, बाकी इंडेक्स याद कर लेना। आपको अमेंडमेंट की लिस्ट दी जाएगी, उसमें बस ये है कि कौन सी अमेंडमेंट से कौन से सेक्शन नंबर ऐड हुए, या ये सब, बस और कुछ भी नहीं है जो बेसिक अपने पूछा जा सकता है। ओके, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यस, एक्साइज एक्ट आपका खत्म हो गया है। आपको एक्साइज एक्ट का जो बचा हुआ टॉपिक है, विच इज 25 से लेकर आगे का जितना भी है, कल तो नहीं, क्योंकि कल तक आपको पनिशमेंट की लिस्ट देंगे, अमेंडमेंट की लिस्ट देंगे। आपका टेस्ट रखते हैं परसों, विच इज क्या है, आज क्या है, नहीं, संडे को ही रखते हैं। आप 2 दिन ले लो, फ्राइडे सैटरडे, संडे को आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का टेस्ट होगा। ऑब्वियस कंप्लीट 1 to 24 तो आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं, उसके बाद का, और दोनों को ऐड करके आपके टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, माइनर लॉ में प्लीज किसी भी तरह से बहुत ज्यादा इन डेप्थ मत जाना। जो सेक्शन आप पढ़ते ही आपको लग रहा है, जैसे अब आज की अपने बात करें, अपने ने आज इतने सेक्शन पढ़े हैं, अगर अपने सेक्शन के अंदर वर्ड टू वर्ड जाए ना, तो इसके अंदर बहुत फालतू की बातें हैं जो अपने किसी काम की नहीं है। भाई वो क्या पूछेगा, जैसे कंपाउंडिंग में आपसे बात बोलूं, तो भाई कंपाउंडिंग में वो क्या ही पूछेगा। हाँ जी, माइनर लॉ चालू होगा, माइनर, ये सुबह की क्लास में तो अपने माइनर लॉ ही रखेंगे ना। अपने कोर्ट फीस चालू करेंगे, कोर्ट फीस करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि रेंट, एक्साइज, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन, रेंट, एक्साइज, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन, ये 4 ऐसे एक्ट है जहां पर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इवन इसमें भी लैंड रेवेन्यू कोड में भी दिक्कत नहीं आएगी। अपने लैंड रेवेन्यू कोड को मेरा ऐसा प्लान है, अपने लैंड रेवेन्यू कोड को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 तो ऐसे एक्ट है जहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है। भैया आपके पास नोट्स हैं, आपके पास एमसीक्यूज हैं, आप बस उनको बार बार पढ़ते रहना, एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इंडेक्स अच्छे से कर लेना भाई। इंडेक्स ऐसा है कि भाई देखो, इंडेक्स तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बोल दो, ऐसा नहीं कि भाई वो कुछ भी सेक्शन पूछ लेता है, बट अपने को याद करके जाना है। अपने ये नहीं करना कि ये सेक्शन नंबर क्या है, वो सेक्शन नंबर क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं। इंडेक्स एक एक चीज का, एक एक सेक्शन नंबर, टाइम दो इंडेक्स को, इंडेक्स पे कमांड बनाओ, ये जरूर कर लेना। दीनदयाल जी अभी रिवाइज करेंगे ना अपने, एक बार बाकी लोगों का डाउट क्लियर कर दे, ठीक है। तो संडे को आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का कंप्लीट टेस्ट होगा। और हाँ बिल्कुल, इंडेक्स मीन सेक्शन नंबर, इंडेक्स मीन सेक्शन नंबर याद करना है अपने को। सेक्शन नंबर एक एक पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर हमारे टिप्स पे होना चाहिए। सेक्शन नंबर आपके मतलब बिल्कुल आपने उंगलियों पे रख रखा है, सेक्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, अगर आपने वो उंगलियों पे रख रखा है तो आप चीजें कभी नहीं भूलोगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। माइनर लॉ के अंदर जितना हो सके, हाँ जी, चैप्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि चैप्टर नंबर तो आप सेक्शन नंबर जब कर जाओगे ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप सेक्शन नंबर कर चुके होगे तो आपको पता ही होगा कहाँ से कहाँ तक सेक्शन नंबर है,
क्या चैप्टर है, वो सेक्शन किस बारे में बात करता है, तो इतना दिक्कत नहीं आता, तो कर जाओगे। बस ये जरूर पढ़ लेना, और हर माइनर लॉ में ये क्वेश्चन तो जरूर करना, किसमें कितने चैप्टर है, किसमें कितने सेक्शन है, कब फोर्स में आया था, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी अगर प्रेसिडेंट की है तो, गवर्नर की एसेंट मिली कब मिली थी अगर गवर्नर की है तो। ठीक है, ये कई बार ना एक आधा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो अपने मतलब सोचते हैं कि अरे यार ये बिल्कुल बेसिक सा था, स्किप नहीं स्किप करते तो बढ़िया रहता है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वैसे तो कम चांस होते हैं आने के, बट अगर आ जाए तो अपने लिए फ्री के नंबर होते हैं। ओके, तो पहले सेक्शन नंबर अच्छे से पढ़ना, टिप्स पे कर लेना, एंड देन उसके बाद कंटेंट। ओके, मंडे से अपने कोर्ट फीस एक्ट चालू कर देंगे आपका। और कोर्ट फीस एक्ट के अलावा आज क्या तारीख हो गई है, 30 तारीख हो गई क्या, 30, थर्सडे, फ्राइडे 31, सैटरडे 1, संडे 2, 3, ठीक है। अप्रैल मान लो, अप्रैल महीने में मान लो मैक्सिमम। छत्तीसगढ़ वाले वैसे मतलब अगर पिछले 2 पैटर्न उठाए ना, तो पेपर तो ये लोग जल्दी करवा रहे हैं, मतलब जल्दी करवा देते हैं पेपर। तो ये है कि मान लो फेब के अंदर आपके फॉर्म भरने बंद होंगे, अप्रैल तक मान लो 1 महीने का 30-40 दिन का आपको टाइम दे देंगे, 35-40 दिन का, और फिर आपका पेपर हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आप लोग स्पीडली चलाओ। जो मेजर लॉज है जिनकी आपके पास रिकॉर्डिंग्स है उनको करते जाओ, कॉन्ट्रैक्ट टीपी एसआरए लिमिटेशन ये सब भी करते जाओ साथ साथ में। यार मैं तो आपको ये बोलूंगा, स्ट्रेटजी ये फॉलो कर लो, मेजर और माइनर दोनों चलाना। हाँ, दोबारा सारा बता देता हूँ मैं आपको कि भाई फेब तक कितना खत्म कर लो। पहली चीज, मेजर और माइनर दोनों चलाना एक साथ। ये मत कर लेना कि मेजर पढ़ रहे हैं तो माइनर पे ध्यान नहीं दे रहे, नहीं। जो छत्तीसगढ़ के माइनर और लोकल लॉ है ना, वो एक साथ, और इधर मेजर लॉ। मेजर लॉज में क्या, 5 जो बड़े सब्जेक्ट हैं वो, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, टीपीए है, एसआरए है, लिमिटेशन है। 5 घंटा इसको दो, 3 घंटा इसको दो। और अगर आप दिन में 10 घंटा दे पा रहे हो, 11 घंटा दे पा रहे हो, तो सिंपल है, माइनर को 3 घंटा ही रखना, 3 घंटा माइनर बहुत है, जितना टाइम बढ़ा पा रहे हो वो सब इसमें बढ़ाना, क्योंकि माइनर 3 घंटा बहुत है। 2 महीना आपके मतलब 1 महीना 3 घंटा रोज माइनर को दोगे, सारे माइनर खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं है। ठीक है, माइनर को जितना हो सके पार्ट्स में पढ़ना, जितना हो सके पहले उसके सेक्शन नंबर याद करना, कौन सी चीज का क्या सेक्शन नंबर है और वो सेक्शन क्या बोलता है, एक चीज। दूसरी चीज, फेब तक टारगेट बनाओ कि अगर मान लो जैसे आपको ये कि भाई नए वाले क्रिमिनल लॉ आपको पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, तो आप ये कर सकते हो कि फेब तक ये टारगेट बना दो कि बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट टीपी एसआर लिमिटेशन और माइनर लॉ सारे। और अगर आपको ये है कि नहीं मेजर लॉज हम पहले कर लेंगे जो बड़े सब्जेक्ट है, तो फिर आप ये कर लो, दो में से कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। या तो ये कर लो कि बीएनएस और ये कॉन्ट्रैक्ट टीपीएसआर लिमिटेशन एंड माइनर लॉज एंड लोकल लॉज सारे, या फिर ये कर लो कि 5 मेजर लॉज सारे एंड माइनर एंड लोकल लॉ। कि ये हो कि कॉन्ट्रैक्ट टीपीएसआर लिमिटेशन अगर मार्च मार्च में बचते भी हैं तो ये है कि अपना रिविजन भी होता रहेगा और ये भी करते जाएंगे। ये कुछ एक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। 10 घंटा दे रहे हो तो माइनर लॉज को 3 ही घंटा रखना, उससे ज्यादा माइनर लॉज को मत देना। अभी लिख देता हूँ, हाँ बिल्कुल, अभी लिख देता हूँ मैं माइनर लॉज के नाम, मैं सारा ही लिख देता हूँ।
एक मिनट, हाँ पहले मैं ये कर दूँ काम। मेजर लॉज में आपके आ गया सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएनएस, फिर आ गया आपका बीएसए, साक्ष्य अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए लिमिटेशन। अब आ जाइए माइनर लॉज। माइनर लॉज में आ गया आपका एक तो रेंट आ गया, एक्साइज आ गया, कोर्ट फीस आ गया, फिर आपका आ गया रजिस्ट्रेशन आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये आपका लैंड रेवेन्यू कोड आ गया, एंड जीके आ गया, छत्तीसगढ़ की जीके आ गई। अब आप ये टारगेट रखना कि माइनर लॉज आपके ये जितने भी माइनर लॉज हैं ये सारे आपके खत्म हो जाए और ये खत्म हो जाए बाय फेब। एक ये स्ट्रेटेजी है। या फिर आप ये स्ट्रेटेजी कर लो कि फेब में बीएनएसएस, बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, एसआरए लिमिटेशन और माइनर लॉस ये खत्म हो जाए। कि भाई जिसको ऐसा है कि जो बड़े सब्जेक्ट हैं साक्ष्य अधिनियम और सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन उसको लेकर दिक्कत होती है तो लास्ट में कर देना, और जिनको ये है कि नहीं उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है, पहले मेजर लॉस करने हैं तो पहले वो कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो। सिंपल है, 5+3। अगर उससे 10 घंटा दे रहे हो तो तीन माइनर को 3 ही घंटा रखना, उससे ज्यादा नहीं देना, क्योंकि पर डे 3 घंटा दोगे तो बहुत है। जितना टाइम बढ़ा सकते हो मेजर लॉज में बढ़ाना, क्योंकि मेजर लॉज में कंटेंट ज्यादा है। हाँ जी, माइनर लॉज हम फेब तक कंप्लीट करवा देंगे, आपके कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन, हाँ हो जाएंगे आराम से। क्योंकि लैंड रेवेन्यू कोड में एक्चुअली क्या है, लैंड रेवेन्यू कोड में बस ये है कि उसको थोड़ा सा चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, तो उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत वैसे देखा है, मतलब पढ़ेंगे तो थोड़ा ये कह सकते हैं भाई, कंटेंट उसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है लैंड रेवेन्यू कोड में भी। शुरू के तो 50 सेक्शन तो उसके बिल्कुल ही जनरल है, किसके खिलाफ अपील, कितने टाइम में अपील, ये सब बातें हैं। देन उसके बाद कंटेंट उसमें मतलब टॉपिक चलते हैं, और उसमें जो प्री की चीजें वो सिर्फ प्री में ही आएंगी। उसको अपने पार्ट्स में पढ़ेंगे। उसके क्या है, 2 3 पार्ट बनते हैं। एक तो उसका जनरल पार्ट बनता है जो सेक्शन 1 से लेकर आई थिंक 45 ऐसे चलता है, जहां पर अपील वाला एरिया है। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट चलता है जिसमें लैंड रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऐसे करके चलता है। फिर तीसरा पार्ट आता है। ऐसे 3 पार्ट में अपने पढ़ेंगे। सेक्शन यार ऐसा है ना, इसमें इंडेक्स में तो सारे सेक्शन नहीं पढ़ने होते, शुरू के 50 सेक्शन तो सारे पढ़ने होते हैं। बाकी तो फिर क्या, आप बस टॉपिक वाइज पढ़ लो कि ये टॉपिक है, इसमें यहां से यहां तक सेक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर ये हैं और ये है बस। जीके के आपको नोट्स देने चालू कर देंगे फरवरी से आपको जो नोट्स हैं जीके के, छत्तीसगढ़ जीके के डेली के नोट्स चालू हो जाएंगे, आप उनको पढ़ना चालू कर देना। ये मान लो पहले ओवरव्यू हो जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, रिवर्स, वाटरफॉल्स, ये सब हो जाएंगे बस। मैक्सिमम, भाई पहली बार नया आ रहा है तो मैक्सिमम है कि भाई 7 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। वैसे तो मान के चलो 5 एक क्वेश्चन आएंगे, और ये है कि पहली बार ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है इसको ज्यादा वेटेज देने के लिए ये 5 के 7 क्वेश्चन पूछ रहे। 100 नंबर में से 7 क्वेश्चन पूछ दोगे तो बहुत होते हैं, पर 100 7 तो लगता नहीं, 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे ये। नहीं 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 नहीं, 20 100 में से 20 अगर छत्तीसगढ़ जीके के ही पूछ लिए इन्होंने, फिर पीछे रह गया। हाँ जी, संडे को आपका टेस्ट होगा छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का।
संडे को आपका टेस्ट अपलोड कर देंगे, दोपहर को अपलोड कर देंगे। ऑनलाइन टेस्ट है आपका, अपलोड कर देंगे, आप उसको कल उस दिन अटेम्प्ट कर लेना। हाँ हाँ, सेम वही अपना वही कंसेप्ट रहता है कि आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लिमिटेशन एक्ट के तो अगर नीतू जी आपको वैसे ही क्लासेस अपने ने अपलोड कर रखी हैं, अगर आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है ना तो उसकी अपने ने क्लासेस अपलोड कर रखी है पहले से, रिकॉर्डिंग्स उसकी प्रॉपर विद शेड्यूल विद नोट्स एवरीथिंग अपने ने अपलोड कर रखा है, तो आप अगर करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। लिमिटेशन एक्ट इतना मुश्किल है नहीं, एक बार आप क्लासेस देख लेना, फिर भी आपको कोई दिक्कत रहे तो बता देना। हाँ जी, पनिशमेंट करनी है, पनिशमेंट की मैं आपको लिस्ट शेयर करवा दूंगा। पनिशमेंट भी करनी है, सारी करनी है, मैं आपको लिस्ट शेयर करवा दूंगा, लिस्ट आपकी कल शेयर हो जाएगी। और संडे को आपका टेस्ट होगा, पनिशमेंट संडे को जो आपको टेस्ट होगा उसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, कंप्लीट प्रॉपर। ठीक है, तो आपको सारा पढ़ना है। हाँ जी, सारा अभी बता देता हूँ। 48 में आपको सारा जो अपने पढ़ा है ना, मैं आपको सारा अभी रिवाइज करवा देता हूँ दीनदयाल जी, है ना। बाकी लोग एक बार डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब आपका संडे का टेस्ट है, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस कवर करना है, मैंने आपको बता दिया। कोई भी सब्जेक्ट को लेकर आपके दिक्कत है, वैसे कोई डाउट है सॉरी, तो आप उसको क्लास की रिकॉर्डिंग्स अपलोड है पहले अपने। मैं कोशिश करूंगा यार आज, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो पनिशमेंट है ना उसको थोड़ा सा ना, वो नहीं है कि आपको सिर्फ लिख के देनी है हमने, कि आपको लिखवा दी कि हाँ ये है, ये अपने हिसाब से याद कर लो। मैं सोच रहा हूँ कि उस पनिशमेंट को ना थोड़ा सा कोई तरीका बनाए कि इजी हो जाए, कि आप उसको इजीली याद कर पाओ। तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि प्रॉपर एक कोई तरीका बन पाए कि आपको पनिशमेंट बहुत इजीली याद हो जाए, कोई ऐसी कोई लिस्ट बना पाए। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं कल तक दे दूंगा, ताकि कोई लिस्ट या तरीका बना पाए। अगर सिर्फ लिख के देना होता वो तो फिर आपको वैसे ही दे देंगे, पर वो मुझे भी पता है कि पनिशमेंट वैसे आपको याद नहीं होगी ना। तो आपको कल होप्स, कल तो अब मैं आपको मतलब, कल मेरा कहने का मतलब है कल मैं सुबह या दोपहर तक आपको प्रोवाइड ही करवा दूंगा। आज के अंदर मैं उसको बना के, जो भी ट्रिक्स के थ्रू या जैसे भी बना के, फिर उसको फाइनल करवा के देन आपको शेयर करवा दूंगा। केस लॉज नहीं पढ़ने, माइनर लॉज में कोई केस लॉज नहीं पढ़ने, माइनर लॉज के केस लॉ नहीं पढ़ने हैं। कोई प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो आए हुए हैं, पर माइनर लॉज के केस लॉ नहीं पढ़ने हैं। माइनर लॉज के केस लॉ पढ़ने जाओगे तो बहुत केस लॉज हैं, कि कौन कौन सा केस लॉ कवर करोगे। केस लॉ सिर्फ जो बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया, अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अपना बी मतलब नया वाला सीआरपीसी बोल दो, चाहे बीएनएसएस, बीएनएस, साक्ष्य अधिनियम, इन मतलब जो बड़े सब्जेक्ट है ना उनके केस लॉज पढ़ने हैं। ठीक है, चलो अब एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जिनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अपने एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, दो टॉपिक अपने ने आज पढ़े हैं, पहला कन्फिस्केशन, सीज करना किसी चीज को, दूसरा कंपाउंडिंग। कन्फिस्केशन के अंदर बस इतना सा ध्यान रखना भाई, सेक्शन 46 बोलता है कि कोई भी सामान, किसी के पास कोई नकली दारू पाई जाती है, दारू बनाने का कोई सामान पाया जाता है, उसको सीज किया जा सकता है। सीज करने की पावर दो लोगों के पास है, एक है मजिस्ट्रेट, एक है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर और कलेक्टर। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब ऑर्डर कर सकता है, जब केस उसके पास आता है, जब वो केस का ट्रायल कर रहा है।
डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, कलेक्टर, ये लोग जांच के दौरान ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं। ये लोग जब मान लीजिए वहां पे कोई रेड मारते हैं तो उस समय ये खुद सीज कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या कलेक्टर अगर कोई भी सामान सीज करता है तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसको होगी? कलेक्टर को होगी। कितने दिनों में? 30 दिन में। अपील के अंदर मान लीजिए आपने कलेक्टर को अपील की, उसने जो भी ऑर्डर पास किया अपील में, उसके खिलाफ आगे अपील हो सकती है, नहीं हो सकती है। रिवीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसको? सेशन कोर्ट को। कितने दिनों में? 30 दिनों में। बस ये ध्यान रख लेना। अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील नहीं हो सकती, सिर्फ रिवीजन हो सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है समझौता। समझौता करने की पावर दो लोगों के पास है, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। ये लोग समझौता कर सकते हैं केस, जो भी एक्यूज्ड है उसके साथ समझौता कर सकते हैं। क्या समझौते की क्या कंडीशन रख सकते हैं? कंडीशन इतनी है कि उस पर पेनल्टी लगा देंगे। कितनी पेनल्टी? मैक्सिमम 10,000, और समझौता कर लेंगे। समझौता मतलब केस खत्म। उसके बाद अपने ने दो एक छोटे मोटे पनिशमेंट है। एक पनिशमेंट है कि भाई अगर ऑफिसर्स, एक्साइज ऑफिसर, कलेक्टर या पुलिस वाला जो भी इस एक्ट के अंदर काम करता है, अगर उसने कोई अपनी पावर का मिसयूज किया, कितनी पनिशमेंट होगी? केस अगर फाइल होगा तो कितने टाइम में फाइल होना होगा। देन 49A कि अगर किसी के पास ऐसी दारू या इंटॉक्सिकेंट पाया जाता है जो डी नेचर्ड है तो उसकी कितनी पनिशमेंट है। अगर सिर्फ डी नेचर्ड पाया जाता है तो पनिशमेंट पहले वाली है। अगर उसकी दारू की वजह से किसी को इंजरी हो जाती है और अगर उसकी दारू की वजह से किसी को डेथ हो जाती है फिर तीसरा है। बस इतना सा है इसके अंदर। जी नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा है मेजर और माइनर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है। या फिर अगर अपने पिछला पैटर्न उठा ले तो आप मान के चलना कि माइनर लॉज में से आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। छत्तीसगढ़ जीके को छोड़ के बोल रहा हूं मैं। माइनर लॉज में से आपको लगभग 30 एक क्वेश्चन मिलेंगे और मेजर लॉज में से आपको लगभग नहीं तो मान के चलना भाई 60 के आसपास, 60 65 ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो माइनर लॉज आप लेकर चलना भी, 30 क्वेश्चन आपको माइनर लॉज से जरूर आएंगे और मेजर लॉज से आपको 60 क्वेश्चन। तो 60-30 या फिर 65-35, 70-30 ऐसा ही रेशियो रहता है। ये मत सोच लेना भी माइनर लॉज में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, माइनर लॉज को ये अच्छी खासी वेटेज देते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब क्लास खत्म करते हैं अपने। आपकी एक्साइज एक्ट खत्म है आज, एंड देन आपका संडे को है टेस्ट। पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ एक्साइज में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब क्लास खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।